हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गूगल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग क्लास 10th की 2025 और 26 बैच के लेकर साइंस की क्लासेस चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपका रसायन विज्ञान अध्याय को चालू किया था। जिसमें सबसे पहला लेसन मैंने आपको पढ़ाना चालू किया था, इसमें रासायनिक समीकरण एवं उसके अपक्रिया थी। तो ध्यान देना है, इन टॉपिकों में मैंने आपको ऑलरेडी इसके 3 क्लासेस अपलोड करवा दिया है। जो इसका चौथा पार्ट है, आवाज़ क्लास की क्या है, द एंडिंग है, इसकी थ्योरी वाले पार्ट जो होंगे सारी चीज़ें आज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम आपको जब पढ़ा के अगली क्लास में छोड़े थे तो वहाँ पर आपको विस्थापन अपक्रिया पढ़ा दिए थे, वियोजन अपक्रिया पढ़ा दिए थे, संयोजन अपक्रिया पढ़ा दिए थे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इन सभी अपक्रियाओं को हमने पढ़ा दिया था। अब आगे इसके बचा है बेटा हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया बचा हुआ है, उसका अपचयन अपक्रिया बचा हुआ है और रेडॉक्स अपक्रिया बचा हुआ है। तो इनको समझना है, इसके बाद विकृति गंधिका समझना है और संक्षारण समझना है। ये 4 पॉइंट है जिनको आज हम लोग को अपने क्लास में पढ़ना है। ताइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझना चालू करते हैं। सभी बच्चे यही साथ में ही पेन कलम लेके बैठ जाएंगे, नोट्स बनाना हमारे साथ ही चालू कर देंगे, ठीक है। आओ क्लास स्टार्ट करते बच्चे। देखो, हम लोग स्टार्ट करें बच्चे, क्या कर रहे हैं ध्यान देना। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, एक तो पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब यही साथ में हमको समझ लेना है, क्या समझना है, रिडक्शन अपक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन देखो, इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। ध्यान देना, तो एक होता है अपचयन अपक्रिया होता है, एक होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब देखो, इसी ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते क्या है बच्चे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, इसी को उपचयन और उसको क्या बोलते हैं बच्चे, अपचयन। अब मन में ये आता है उपचयन अपक्रिया क्या होता होगा और प्लस अपचयन अपक्रिया क्या होता होगा, अर्थात हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना है। तो देखिए बच्चे, इसकी कुछ मूलभूत बातें हैं। अगर आप ये समझ लेंगे कि अगर ये पॉइंट इसके अंदर विद्यमान होंगे तो समझ लेना वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर वहीं पे कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन के, अगर ये पॉइंट अगर उसके अंदर होंगे तो ध्यान देना उस अपक्रिया के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो बेटा हमारे काम में आएंगे। तो ध्यान देना है, अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा तो सबसे पहले बच्चे समझो कि जो ऑक्सीडेशन, तो मतलब देख लो ऑक्सीडेशन से याद कर लेना ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जहां बच्चे ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा, जहां ऑक्सीजन का अगर जुड़ाव होगा तो क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन होगा। देखो दूसरी पॉइंट क्या हो सकता है बच्चे, अगर ये आएगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये भी हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा तब भी ध्यान देना है ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। अगर बच्चे ध्यान देना यहीं पर, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब भी बच्चे ध्यान देना है ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। अगर ध्यान देना है धनायन एवं ऋणायन, धनायन आवेश बढ़ेगा। तो अगर बच्चे ध्यान देना, ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझाया। अगर ध्यान देना किसी भी अपक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, किसी भी अपक्रिया में आके ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। अगर किसी भी अपक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो समझ लेना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण होगा और धनायन आवेश बढ़ेगा तब भी ऑक्सीकरण होगा। अगर इन 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर आ जा रहा है तो मान लेना वह उसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रहा है।
बोलो बात समझ में आया क्या? सेम टू सेम यहाँ भी देखना है बच्चे, यहाँ भी वही नियम लगेंगे। अब यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन में जुड़ा हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, ध्यान देना है, ऑक्सीजन का ध्यान देना बच्चे त्याग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा प्यारे, त्याग होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, जुड़ाव होगा। वहीं पर अगर मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। वहीं ऋणावेश, ऋणावेश बढ़ेगा। ऋणावेश क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। तो ध्यान देना है, अगर ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ाव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है और ऋणावेश बढ़ेगा। अगर इन चारों पॉइंट में से दोनों में से कुछ भी अगर हो रहा है तो ध्यान देना वहाँ पे अपचयन क्रिया होगा और यहाँ पे ध्यान देना ऑक्सीकरण क्रिया होगी। तो जिसमें चारों में से बेटा कोई भी एक लागू हो जाएगा। चारों में से अगर कोई भी एक लागू हो जा रहा है तो समझ लेना, अगर इन चारों से कोई एक लागू हो जाएगा तो ऑक्सीकरण क्रिया बोल देना है। चारों में से कोई भी एक लागू हो जा रहा है तो उसे ध्यान देना रिडक्शन क्रिया बोल देना, अपचयन या उपचयन। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अगर ये बात समझे तो बताओ, इस पे एक उदाहरण देते हैं तो आपको बात और बेहतर समझ में आ जाएगी। ताइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते बच्चे। जैसे आप समझो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे समझो हमने लिया बच्चे कार्बन और कार्बन में हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन को। देखो ये संयोजन क्रिया है, ये संयोजन क्रिया है, पर संयोजन में बस हमेशा ऑक्सीडेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बस संयोजन में तो भाई कुछ भी जोड़ दो जुड़ेगा, पर यहाँ क्या जुड़ा बच्चे, ऑक्सीजन। और जब जुड़ा तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बेटा। वहीं दूसरी बात अगर आपसे कहूँ तो यही मान लो कॉपर लो बेटा, और कॉपर में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जोड़ दिए तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। बोलो क्या हो गया बच्चे, कॉपर ऑक्साइड हो गया। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ, अगर यही जिंक है, जिंक के साथ आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो देख रहे हो यहाँ बात समझ में आ रहा है। इसमें सबसे कंपलसरी बात आ रहा है कि सब में ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है। तो बताओ जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी क्रिया कर दोगे, तो उसे आप बोल दोगे ये कौन सी क्रिया है, तो ध्यान देना है ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी बच्चे, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। बोलो बात समझिए क्या? अब इसी तरीके से अगर इसको एग्जाम्पल समझा दो बच्चे, अगर इसका भी एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो बच्चे, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो देखो आप लोग जानते हो ये क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ किसको जोड़ दो बेटा, Cl को। किसको जोड़ दो, Cl को। अब हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन की जुड़ गया तो ये क्या बन गया बच्चे, HCl बन गया। क्या बन गया, HCl। बताओ इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अगर जुड़ गया तो कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया प्यारे, रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से बेटा H2SO4, अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो गया बेटा। तो इसी तरीके से आप समझेंगे तो यहाँ देखो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, जुड़ा हुआ नहीं हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो जुड़ गया तो क्या हो गया, ध्यान देना, अपचयन। हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, जुड़ाव हो गया तो अपचयन। यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो क्या बताओ ये बातें समझ पाए आप लोग कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं और रिडक्शन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों बातें आपको अगर समझ में आ गया हो तो बताओ प्यारे आगे बढ़ जाए, बोलो चल। तो देखो अगर ये बातें समझ में आ गया बच्चे, ताइए हम लोग इसके आगे अब इन्हीं दोनों को मिलाकर एक अपक्रिया पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्स अपक्रिया। पर उसके पहले एक पॉइंट समझते हैं कि किसी के ऊपर धन चार्ज कैसे आता है और किसी ऊपर ऋण चार्ज कैसे आता है, धनावेश कैसे बनेगा कोई तत्व और ऋणावेश कैसे बनेगा। जरा आइए समझते हैं। देखो प्यारे, अगर मैं आपको बात समझाऊं तो ध्यान देना बच्चे। अगर जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे
तो 2 8 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2 8 कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसी तरीके से हमने ले लिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है, 13, इसका बनेगा 2 8 3 बनेगा। आप ऐसे कोई भी तत्व लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब देखो बच्चे, तो जब भी, अब यहाँ देखो 1 है, 2 है, यहाँ 3 है ना। तो मेरी बात ध्यान समझना, जब भी किसी भी कोई भी जैसे तत्व होता है, कोई भी तत्व होती है, तो उसकी बहुत ही बेहद चाहत होती है। उसके मन में एक बड़ी इच्छा जगा के बैठता है, उस तत्व की, एक तत्व की बड़ी इच्छा होती है कि मेरे अंतिम कक्षा में ना जो इलेक्ट्रॉन हो ना, वो उसके जितने अष्टक की आवश्यकता है वो पूर्ण रहे। मतलब अगर उसे उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं ना, मतलब 2 की जगह है तो दोनों ही रहे। अगर 5 6 का जगह है ना तो 6 रहे। अगर उनके अंदर 10 की जगह है ना तो 10 रहे। अगर उनकी जगह 14 की जगह है तो 14 रहे। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। ऐसे आप भी लोग तो चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके जीवन यापन करें, अच्छे से शादी विवाह कर ले, नौकरी मिल जाए, स्थायी हो जाए। तो ऐसे इन तत्वों की भी चाहत होती है कि हम क्या रहें, स्थायी रहें। अब इन स्थायी रहने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण करते हैं, दान या ग्रहण करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे या तो बच्चे ले लेंगे। यही 2 बात ये करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे या तो इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे। यही 2 काम इनका करते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से ये अपने तत्व स्थायित्व रूप को प्राप्त करते हैं। तो हर तत्व की चाहत होती है कि हम अपना स्थायित्व रूप प्राप्त करें। अब इस स्थायित्व रूप को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे या तो ग्रहण करेंगे, 2 ही काम करेंगे। अब जरा समझो बच्चे, अगर मैं कहूँ तो यहाँ सोडियम है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बच्चा क्या करेगा, त्यागेगा। क्या करेगा, त्यागेगा। तो जब सोडियम है बच्चे, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा, तो मतलब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दो, माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो लगा दो माइनस। और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाएगा, तो ध्यान देना है प्लस का। कैसे आ जाएगा, प्लस का। इसी तरीके से इसके अंतिम कक्षा में कितना 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। तो यहाँ लिखोगे माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस 2 प्लस। इसी तरीके से बेटा अगर इसने त्यागा तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो एल्युमिनियम पे कितना बन जाएगा, 3 प्लस। अब आपके मन में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस क्यों हो रहा है। देखो प्यारे, अगर आप ध्यान से समझिएगा अगर इस बात को, तो एक बात समझिएगा। जैसे अगर मान लो तुम एग्जाम्पल ले लो, जैसे मेरे सामने तुम बैठे हुए हो, ठीक है। अब तुम्हें मान लो पैसे की जरूरत है, तुम्हें पैसे की जरूरत है। अब आपने अगर पैसे की जरूरत है, हम तुमको बच्चे बताओ पैसा दे दिए, तो तुम पैसे ले लिए हो, तो क्या पैसा हमको वापस करोगे नहीं करोगे, तुम्हारी लायबिलिटी है ना, तो पैसे को वापस करोगे। तो जब बेटा हमने आपको पैसा दिया तो आप कर्जदार हो गए, रीढ़ी हो गए, रीढ़ी हो गए तो ऋणायन आ जाएगा। और हमने दिया है ना, हमारे पास पैसा है ना, हमने तभी तो आपको दिया। तो हम जब देने वाला जो होता है वो धनायन हो जाता है। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसने दिया तो उसके ऊपर प्लस आ गया। ऐसे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसने दिया तो उसके ऊपर 2 प्लस आ गया। इसने दिया तो उसके ऊपर 3 प्लस आ गया। बोलो बात समझे। तब देखो बच्चे, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे उसके ऊपर उतना ही आवेश प्लस में आ जाएगा। इसको बोलते हैं धनायन आवेश। अच्छा बताओ, अगर मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो कितना प्लस चार्ज बन गया है, इतना बन गया है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज करता बेटा, मान लेते हैं, अगर इसी को समझाने के लिए, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया होता तो कितना लिख देते हैं, Na2 प्लस कर सकते हैं। अगर यही बताओ 3 इलेक्ट्रॉन का दान किया होता तो 3 इलेक्ट्रॉन का अगर दान किया होता तो 3 इलेक्ट्रॉन का दान किया होता तो Na3 प्लस कर देते। बोलो हाँ कि ना। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करोगे उतना ही ज्यादा उसके ऊपर प्लस आएगा। एक तो एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकते हैं और एक से उससे कम भी। वो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर, वो कितना इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और कितना ग्रहण करेंगे। तो समझ रहे हो। तो देखो बच्चे, यहाँ से अगर बात समझे हो तो बच्चे थोड़ा सा बात हम और आगे बढ़ाएं। अब देखो, तो यहाँ तक की बात आपने समझ लिया बेटा। तो ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किए करेंगे तो प्लस। ऐसे ही बेचारा समझो बच्चे। अब हम ले लेते हैं बोरान, और हम ले लेते हैं बोरान को कितना होता है बच्चे, इसको ले लो, इसको ऑक्सीजन ले लेते बच्चे, ऑक्सीजन ले ले रहे हैं हमको, नाइट्रोजन ले ले रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, और क्या ले लें, चलो
ऑक्सीजन नाइट्रोजन बकुनक, चलो बोरान ही ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना आएगा 6 आएगा। नाइट्रोजन कितना होता है बच्चे 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। बोरान का कितना होता है, बोरान का तो बच्चे 5 होता है, बोरान तो इसमें नहीं रखें, बोरान इसको रखना नहीं है। ऑक्सीजन के ले लिए, नाइट्रोजन के ले लिए, और भी आप चाहो जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन का हमने 17 होता है, तो इसका करोगे 2 8 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप कोई भी तत्व लेना चाहो तो ध्यान देना है, अब ये 6 है, तो ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, तो इनको अपने अष्टक को क्या करना है पूर्ण करना है। अब इनको अपने अष्टक को अगर पूर्ण करना है तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका 8 बन जाए, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यही ऑक्सीजन ने अपने क्या किया है, देखो ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस बार क्या किया ग्रहण कर लिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा O2-, समझ में आया क्या। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे प्यारे, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कितना ग्रहण करेंगे 3 करेंगे। तो बताओ, तो आप नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे, तो देखो जो प्लस हो रहा है, जब ये ले रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा नाइट्रोजन 3+ आ जाएगा। बात समझे क्या। अगर इसी तरीके से आप इसको देखो जरा सा, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चे, ये करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो क्लोरीन में क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान देना है माइनस, बस माइनस आ जाएगा, माइनस मतलब 1 होता है, 1 होता है, 1 जो हम दिखाते नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन 1-। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आवेश आ जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट वाली बात समझो, अगर मान लो कोई भी तत्व तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 2 बातें समझे बच्चा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अंतिम कक्षा पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अंतिम कक्षा में, अगर अंतिम कक्षा में बच्चे ध्यान देना प्यारे, अगर अंतिम कक्षा में 2 बातें आ जाए, अगर अंतिम कक्षा में 2 बातें आ जाए बेटा, अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में 1 आ जाए, 2 आ जाए, अगर 3 आ जाए, अगर ये तीनों आते हैं अंतिम कक्षा में, अगर अंतिम कक्षा कोई भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ध्यान देना है 1 2 3 है, तो ध्यान देना बच्चे उसे आप धातु कहोगे, क्या कहोगे धातु कहोगे। और धातु हमेशा कौन सा आवेश बनाता है, तो धनायन आवेश बनाता है। बोलो बात समझे। इसी तरीके से अगर जब किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 4 5 6 अगर 7 आता है, तो समझना ये बच्चे क्या है अधातु हैं, अधातु क्या है अधातु। तो ध्यान देना है, तो अगर 4 5 6 हैं तो क्या हो जाएगा अधातु हो गया। बोलो अगर ये बात समझ चुके हो, तो क्योंकि इनको बताने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेडॉक्स अपक्रिया, और रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, और वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का दान और ग्रहण करेंगे तो कैसे किसी के ऊपर प्लस या माइनस आता है। तो ये बातें आप समझ चुके हैं, तो आइए अगले पॉइंट को हम लोग समझना चालू करते हैं बच्चे। अब हम लोग की जो हेडिंग बनेगी, अब बनेगी बेटा रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन, जिसी को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में भी बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, इसको यहां से लिखो तो रिएक्शन।
रेडॉक्स अपक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है बच्चे। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ही आसान बात है। अब समझिएगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए, ऑक्सीकरण भी उसी में घटना घटे और अपचयन भी उसी घटना घटे, अगर दोनों एक साथ होने लग रहे हैं तो समझ लेना है वहाँ कौन सी क्रिया होने वाली है, वहाँ याद कर लेना बच्चे, वहाँ रेडॉक्स क्रिया होने वाली है। तो समझिएगा, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 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 ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अपचयन 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 दोनों के गुण दिखाई दे तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने क्या समझाया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के गुण दिखाई देते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों चीज होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और प्लस रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। तो जब दोनों घटनाएं एक साथ घटने लगती हैं तो उन्हीं को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बोलो, बात अगर समझ गए हो तो दोनों गुण दिखाई देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल देते इसके बच्चे बात तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे हमने लिया, क्या लिया, जिंक लिया प्लस कॉपर 2+ लिया। अभी समझ रहे हैं ना 2+ कैसे आएगा, इसको पढ़ाने के पीछे यही रीजन था जो मैंने पहले क्लास बताया, ये वाली बात थी। यहाँ प्लस कैसे आ रहा है समझ आई नहीं है क्या, इसी चीज को समझाया बेटा। तो जैसे 2+ हो बेटा, इसके बाद यहाँ से Zn2+ प्लस कॉपर। अब जरा सा इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जरा सा आप अपने निगाहों को बढ़िया से देखिए, तो आप देखो Zn है, अब Zn से ये देखो बच्चे Zn बन गया है 2+ बन गया है, बोलो हाँ कि ना हाँ। बताओ Zn से Zn2+ कैसे बना होगा, जब Zn ने अपने अंदर से जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग किए है, जिंक से जिंक 2+ बन गया, इसका मतलब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, त्याग किया होगा। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, 2+ बना हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 का। तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। अब बताओ अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन का, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो परिभाषा लिखवा चुका हूँ ऑक्सीडेशन का, कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो और उसके साथ साथ बेटा क्या हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, धनावेश बढ़े। तो ये सारी अगर पॉइंट अगर याद हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जरा सोचो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा अपक्रिया दिखाई दे रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है बच्चे। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं तो जरा यहाँ देखो, ये कॉपर 2+ है और 2+ से सिर्फ कॉपर बन गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ से कॉपर 2+ है, 2+ से कॉपर बन गया। इसका मतलब ये नहीं समझ आ रहा आपको कि यहाँ से 2+, यहाँ से ध्यान देना है, कॉपर 2+ था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लिया होगा, इसका धनायन आवेश खत्म हो गया, क्योंकि जितना धनायन ऊपर होगा अगर उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लोगे तो धनायन आवेश क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ प्यारे, ग्रहण हुआ है।
जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्रहण हुआ है तो मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वहाँ ऋण आवेश बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ बताओ कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। अब बताओ, अब इसके अंदर दोनों घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा है, रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा है, रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा है, रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है। अब जब दोनों घटनाएं दिखाई देती हैं तो एक साथ दिखाई देती हैं, तो ऐसे ही अपक्रियाओं को बताओ क्या कहते हैं, तो इन्हीं अपक्रियाओं को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हीं अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो हाँ कि ना, समझे। एक एग्जांपल और दे दूं क्या, एक एग्जांपल और दे दूं, चलो एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके मैं ऊपर कर दे रहा हूं। चलो एक एग्जांपल बच्चे और समझ लो, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे बच्चे Fe है, Fe है और प्लस हमने ले लिया है जिंक, जिंक के ऊपर कर दिया 2+, और यहाँ से बच्चे हमने बना दिया Fe चलो 3+, और जिंक पे हमने क्या किया है, चलो चाहे जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो अपनी जगह है, यहाँ है Z10। तो अब आओ जरा समझिए, यहाँ से आप छाटिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जरा ध्यान से बच्चे, Fe है और यहाँ पे Fe 3+ हो चुका है कि नहीं है, Fe 3+ हो चुका है। तो कैसे बना होगा Fe 3+, जरा जोड़ दो दिमाग पे। तो अगर जब ये जितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा उतना है तो उसके ऊपर सिर्फ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि सीधे सीधे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को त्याग जैसे ही मिला तो ऐसे इसको आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, हमें त्याग हो गया है। वहीं पर आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जिंक को देखिए, तो जिंक से Z10 पे गया है, तो मतलब इसने क्या किया बच्चे, अब 2 इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी पे त्यागा था, प्लस चार्ज था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ हो गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो बताओ दोनों बातें अगर एक साथ ही आ गए तो बताओ उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमको लगता है अब आपको बात ये समझ में आ गया होगा बेहतर एकदम कायदे से। तो बच्चे अगर दोनों बातें समझ चुके हैं तो आइए अब हम लोग इसी के आगे चलेंगे। आपका आज का ये कंसेप्ट था, अगर इसको समझ गए बच्चे तो आइए अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। चलो अगर आगे चलते हैं तो आगे कंसेप्ट समझते हैं बेटा, ये तो हो गया रिडक्शन क्रिया। अब हम लोग समझते हैं संक्षारण की प्रक्रिया। आइए संक्षारण की प्रक्रिया को समझते हैं बेटा। संक्षारण प्रक्रिया होता क्या है, कौन सी बला है, और जब समझ में आ जाया करे ना तो क्लास में लगा दिया करो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, क्योंकि बातें समझ में आ गई, सब उन्हीं की कृपा है, सब मोह माया रे, बाकी सब छलावा, समझो। आओ अब हम लोग समझते हैं बच्चे संक्षारण प्रक्रिया। और बच्चे संक्षारण प्रक्रिया होता क्या है, पहले तो यही समझना है हमको, संक्षारण प्रक्रिया बेटा। तो देखो संक्षारण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का क्षरण होना या नष्ट होना या खराब होना, किसी भी पदार्थ का नष्ट होना, खराब होना, उसको उसमें जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का भंगुर होना, कमजोर होना। तो संक्षारण का मतलब ये होता है बच्चे कमजोर। तो आप कह सकते हो, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी पदार्थ का कमजोर होना, अर्थात किसी भी पदार्थ का कमजोर होना, अर्थात किसी भी
पदार्थ में जंग लगना ही संक्षारण प्रक्रिया कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का कमजोर होना अर्थात किसी पदार्थ में जंग लगना ही संक्षारण प्रक्रिया कहलाता है। इसमें वस्तुएं कमजोर होती है, बता दिया। अब देखिएगा, तो किसी भी पदार्थ का कमजोर होना, किसी भी पदार्थ का कमजोर होना संक्षारण कहलाता है, क्षरण कहलाता है। तो इसका मतलब जहां संक्षारण प्रक्रिया मतलब ऑलरेडी उसको कह सकते हैं जंग लगना। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल ले तो आपको समझा बेटा, जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, जैसे ले लेते हैं बच्चे लौह अयस्क। अब देखिए लौह अयस्क की बात करेंगे तो लौह अयस्क में इंपॉर्टेंट क्या बेटा, जैसे ही लौह अयस्क कोई नमी युक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इस पे जंग लग जाता है। अब जैसे लोहा भंगुर हो जाता है, जिसको आप कहते हैं मूर्छा लग गया है, उस पर जंग लगना। तो ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल लौह अयस्क क्या होता है बेटा, जब कोई लौह अयस्क नमी युक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लौह अयस्क का संक्षारण होता है। लौह अयस्क का क्या होता है, संक्षारण। जब कोई लौह अयस्क नमी युक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लौह अयस्क का क्या होता है, संक्षारण होता है। जैसे अब जान दो बेटा, जब लौह अयस्क का संक्षारण होता है तो पूछेगा लौह अयस्क का संक्षारण लोहे का रंग कैसा हो जाता है, तो लोहे का रंग बेटा ध्यान देना है भूरा हो जाएगा। लौह अयस्क का रंग भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चे, भूरा हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे यहाँ से ही, जब लौह अयस्क का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और ध्यान देना, लौह अयस्क का वजन बढ़ जाता है। जो लौह अयस्क है उसका वजन क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है। और इसके साथ लौह अयस्क कमजोर हो जाता है। तो ध्यान देना ये सारे पॉइंट है। अब इससे क्वेश्चन बेटा और बन जाता है, जिससे अगर जो ध्यान देना कॉपर है, क्या बच्चे, कॉपर CuO। अब ये जो कॉपर है बच्चे ना, तो ध्यान देना है कॉपर में जब जंग लगता है, कॉपर में जब संक्षारण होता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। बोलो बात समझे क्या भाई, इसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चे, तो ध्यान देना है इसका रंग नीला हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं कहूँ चांदी एजी में जब जंग लगता है, इसमें संक्षारण होने पर इसका रंग काला हो जाता है। समझे कि नहीं। तो ध्यान देना, जब लोहे में जंग रखता है तो उसका रंग भूरा हो जाएगा,
जब चांदी में जंग लगेगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और जब वही कापर में जंग उसका लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला। तो संक्षारण का मतलब ही होता है किसी चीज़ का कमजोर होना, क्षरण होना, ठीक है ना, जंग लगना। जंग लेने की प्रक्रिया मैंने समझा, जैसे लौह अयस्क दिया, कापर दिया और चांदी दिया। तीन सभी पॉइंटों को बच्चे याद रखेंगे। आइए संक्षारण के बाद अगला पॉइंट जो हम लोग को समझना है, अब हम लोग को समझना है क्या बच्चे, विकृति गंधिका। एक पॉइंट हम लोग का छूटा हुआ है, तो आइए विकृति गंधिका को समझते हैं। आइए बच्चे, सही बच्चे हेडिंग लगाएंगे, विकृति गंधिका। विकृति गंधिका। अब देखो बच्चे, जो विकृति गंधिका होती है ये होती क्या है, आइए इनको समझते हैं। अब देखो बच्चे, विकृति गंधिका का मतलब ही होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का खराब होना। जैसे कोई भी खाना पीना जैसे बना लिए, जो वसा युक्त तेलीय पदार्थ होते हैं, तो जो वसा युक्त तेलीय पदार्थ होते हैं कुछ समय के बाद देखेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से गंध आने लगेगा, उसके स्वाद में चेंज आ जाएगा। अब ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो खराब खाद्य पदार्थों का खराब होना ही क्या कहलाता है बेटा, तो ध्यान देना, विकृति गंधिका कहलाता है। तो याद रखिए, विकृति गंधिका का मतलब होता है खाद्य पदार्थों का समय के बाद, कुछ समय के बाद खराब हो जाने की जो क्रिया होती है वही विकृति गंधिका कहलाती है। तो आइए इन्हीं परिभाषा को लिख लेते हैं बच्चे। तो क्या लिखेंगे, जब किसी 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 तेली वसा युक्त पदार्थ, तेली वसा युक्त पदार्थ का कुछ समय के बाद नष्ट होना या खाद्य पदार्थ में से गंध आना ही विकृति गंधिका कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, विकृति गंधिका। तो जब किसी भी तेली वसा युक्त पदार्थ का कुछ समय के बाद नष्ट होना या खाद्य पदार्थ का में से गंध का आना ही विकृति गंधिका कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ का खराब हो जाना, जैसे खाना वो बना के अगर सुबह रख दे रहे हैं तो 5 से 6 घंटे बाद वो खाना क्या हो जाएगा, खराब होना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है, जब विकृति गंधिका का जो खाना खराब होता है वो किस अपक्रिया के माध्यम से होता है। हमने आपको संयोजन पढ़ाया, वियोजन पढ़ाया, विस्थापन पढ़ाया, तो किस माध्यम के कारण ये खाना खराब हो जाता है बच्चे। तो ध्यान देना है, अगर पूछे खाना क्यों खराब हो जाता है बच्चे, तो आप लिख लेंगे अपचयन अपक्रिया के माध्यम से खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाता है। जो खाद्य पदार्थ बच्चा इसी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है अपचयन अभिक्रिया के माध्यम से। अब ध्यान देना, इसीलिए बेटा क्या होता है, एग्जाम्पल तौर पे देखो, अब ध्यान देना, तो चिप्स के पैकेट में जो चिप्स होते बेटा, जैसे आप कुरकुरे खाते हो, टेढ़े मेढ़े खाते हो, टिंगो मिंगो जिंगो झिंगा फिंगा जितना भी खाते हो आप लोग, उसमें एक गैस भरी होती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है क्योंकि यह अपचयन अभिक्रिया को रोकता है।
क्या करता है बच्चे? तो ध्यान देना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है क्योंकि यह अपचयन क्रिया को क्या करता है? रोक देता है, अपचयन क्रिया को होने से रोक देता है। समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन अगर जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। तो जितनी भी देखिए वो पैकिंग वाली चीजें आती हैं उसमें कौन सी गैस भरे होते हैं बच्चे? नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। समझ रहे हैं? आइए नाइट्रोजन से कुछ पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ बेटा। नाइट्रोजन गैस से क्वेश्चन कुछ और अच्छे बन जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार मान के चलो लगभग 15 होता है। तो ध्यान देना है ये नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है सर्वाधिक वायु मंडल में सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है बेटा? नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरी बात, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये अपचयन क्रिया को रोक देता है। वायुयान के टायर में भरा जाता है बेटा। जो वायुयान का टायर होता है उसमें भरा जाता है। वायुमंडल में लगभग कितना पाया जाता है बेटा? 78, लगभग 78% पाया जाता है ये 78%। उसके साथ ध्यान देना है यह पादप में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये सारे पॉइंट किसके बारे में बच्चे? नाइट्रोजन के बारे में है। अब मेरी बात समझ गए बच्चे? तो ध्यान देना, आज की क्लास में हमने समझा कि विकृति गंधिका क्या होती है। इसके साथ साथ बच्चा हमने समझा संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है। इसके साथ हमने समझा रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। फिर किसी बात ऊपर धनायन या ऋणायन कैसे आते हैं। फिर हमने समझा कि ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया। ये सारे पॉइंट हमने 1-1 करके सारे पॉइंट को क्या किया बच्चे? समझा। अब जब सारे पॉइंट समझ लिए बेटा तो आपके इस लेसन का जो आपका फर्स्ट लेसन था केमिस्ट्री का क्लास 10th वाले बच्चों का, ये फर्स्ट लेसन का ये क्लास यही कंप्लीट हो जाता है। आप हमारे टारगेट विद गुरुकुल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो इसके सारे कुछ वहाँ देखेंगे। तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है क्लास 10th के साइंस का 2025 से 26 बैच के लिए, उसमें बाकायदे लिखा हुआ। तो इसको खोल लेंगे, इसके चारों पार्ट मिल जाएंगे बेटा। इसमें फर्स्ट लेसन से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं मैंने सारे करा दिए हैं। और इसका एक आपको मैं क्या करूँगा, इसके जो प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चन आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आए हुए हैं, वो आपको मैं क्या करूँगा, करवा दूंगा। ठीक है? और अगर बातें समझ में आ गई हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहिए, अभी से लग जाइए।